नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। हम हिंदुस्तानी नस्लवाद को एक ऐसी समस्या के तौर पर देखते हैं और एक ऐसा जुल्म मानते हैं जिसे सिर्फ हम भोग रहे हैं, जिसके हम पीड़ित हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी जब अमेरिका में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिबोटला नस्ली भेदभाव की वजह से मारे गए तो हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जब भारतीय छात्रों पर ऑस्ट्रेलिया में हमले हुए तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस वक्त जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने इसे नस्ली हिंसा बताकर इसकी निंदा की थी। अमेरिका के कैंसस में 2 भारतीय टेकीज पर यह कहकर गोली जब चलाई गई कि अपने देश वापस जाओ तो हम फौरन उसे नस्ली हिंसा के तौर पर पहचानते हैं और ये सही भी है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन जब हिंदुस्तानियों की एक भीड़ यहां दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन छात्रों को पीटती है, जब मॉब हिंसक हो जाता है, जब अफ्रीका के लोगों को नरभक्षी कहा जाता है, तो क्या हम उसी जोर शोर से इसे नस्ली हिंसा मानते हैं या उसकी निंदा करते हैं? इसे रोकने के लिए क्या क्या कानून हैं? क्या सबसे पहले हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि एक समाज के तौर पर हम नस्लवादी हैं और नस्ली भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं? अफ्रीका के ही एक छात्र, इस शो की रिसर्च के दौरान मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपने पीएचडी छात्र थे, उन्होंने लिखा अपनी पीएचडी में दैट इंडिया इज रेसिस्ट एंड इज हैप्पी अबाउट इट। क्या हम एक समाज के तौर पर नस्ली भेदभाव से ग्रसित हैं? आज मेरा ये सवाल है, जिसके लिए यहाँ पर एक पूरा पैनल मौजूद है। जो हमारे साथ आज एक हिस्सा ऑडियंस की बैठी हुई है वो उन तमाम मुल्कों से हैं, अलग अलग मुल्कों से, जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर सब स्टूडेंट्स हैं, अफ्रीका के कई देश के लोग हैं, चाइना से हैं, अफगानिस्तान से हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, अफ्रीका के किस मुल्क के हैं, यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? नमस्ते इंडिया, मेरा नाम जमील है। मैं नाइजीरिया से आई हूँ। इंडिया के अंदर में मुझे 6 साल हो गया। यहाँ पहले मुझे डिग्री कराया था। अभी एमएससी में पढ़ रहा हूँ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। इंडिया लोकल से मिलना है, बाहर में गाली भी देता है मेरे को। फर्स्ट वो बोलेगा हब्सी आ गया, कालू, जब गाली भी देता है। मुझे पता क्या हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने को, फिर भी गाली देता है। तो जैसा आप सोच कर आए थे, जब आप इंडिया आए थे तो आपने सोचा होगा इंडिया के बारे में कि कैसा है हिंदुस्तान। जब आए तो वैसा लगा या कुछ अलग था? जो भी इंडिया अच्छा है, मुझे लगता है इंडिया अच्छा है। सब तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे सब तरह के। दुनिया के अंदर ऐसे होता है, अलग वाला, अच्छा वाला भी है, गलत वाला भी है। ठीक है, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम याकाकी शतीमा अली फ्रॉम नाइजीरिया। इंडिया से आया था 2013 और अभी 4 साल में हिंदी सिखाती है लैब में, शारदा हॉस्पिटल में। लेकिन वो एक्सपीरियंस बिफोर में ऐसा नहीं, रेसिज्म थोड़ा, बट आज 2015, 2016, 2017 वो रेसिज्म लेवल इंक्रीजिंग करा दिया। और मैं सोचता, I'm thinking that the cause of this is ignorance, lack of enlightenment. The society, the locals need to be enlightened more. There is need for intelligence also and enlightenment. Okay. आप कह रहे हैं कि लोगों में जानकारी कम है, enlightenment कम है, education कम है और इसलिए शायद हो रहा है। तो what is your experience? आप कहाँ से? आप भी नाइजीरिया से हैं? Yes. कहाँ पढ़ रही हैं और आपका कैसा रहा है तजुर्बा? Okay, my name is Iklima Ismail. I'm from Nigeria. I came to India 2014. I'm studying in Noida International University. When I came to India, racism is not that much like this 2016, 17. We are facing a lot of racists in locals. Okay. Because they used to like tell us Kali, all these kind of insults, just because we are blacks. I'm Nyimeda from South Sudan. I'm a student of Noida International University. I'm living in Greater Noida. I'm living in hostel. Actually, once, Mom, when I came to India, it was 2012. We are causing all these problems since no one used to take it easy. Even my family, they used to take it. I told my dad, seriously, I'm tired of this country. I can't stay in this one. He will tell me, don't mind them, you're there only for study. If you finish, you'll come back. My dad, sometimes he don't used to allow me to go for holiday. If he knows if I went back to holiday, I will never back come to this country again. I've been in many countries. So you've had a very bad experience? Yes, till now. We don't used to mind them. They say it's local people. They are not local people. Some of them, they know English. Even in school. Out of the gate, I'm a girl. The boys told me that he's abusing Kali, Charo, Chelo, kind of bad abuse. And I know Hindi, Torah, I can understand. Even the one they say local. Sometimes I can find even the local people, if you do something wrong to you, will tell you sorry.
the one knows even they will not tell you sorry. You know, sometimes I can say that it's not from them, from their family also. The family, if you see someone is working with his father or his mom, if they saw you, they will show you the best one. Just look. If you look at the person, and the child will start scared of you. It's their family. They have to put them in their mind. You're a human being. You don't used to eat people. You have to understand that thing. So the stereotypes talking about that there are many, Yes, there are many. They don't used to. Now while you're hungry, you know, before you don't used to mind them. They put attack again. The attack, we don't like the attack. You cannot beat you without any reason. आप कह रहे हैं कि स्टीरियोटाइप्स बहुत ज्यादा है, आपके साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस है. आई कैन सी दैट यू रियली शेकन अबाउट इट. एंड द स्टीरियोटाइप इन द लेटेस्ट ग्रेटर नोएडा इंसिडेंट, पीपल वर आल्सो टोल्ड दैट दे वर cannibals, they were eating humans. You know, the thing is that people were told that okay, if you're from Africa you would be dealing in drugs. So there are certain stereotypes that have been attached, and most of these, she has been saying that she's suffered from some stereotypes. Did you also experience that? Yes, of course. Yes, before that I heard about that, and for me personally, the situation we came in last week was like the first time for me, because I've never. Before that, you did not experience something like that. I've never had an experience of that, and now I feel like, you know, like it was a mistake for me to come here, to come here. Now you feel it's a mistake that you came here. Yeah. Okay. You from China, आप हिंदी बोलती हैं अच्छी? नहीं, मैंने थोड़ी. आपने सुना कि अफ्रीका के जो लोग हैं उनके साथ ज्यादातर खराब एक्सपीरियंस रहा, बैड एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ देम. इनके साथ नहीं हुआ था, लेकिन अभी इन्हें भी डर लग रहा है यहाँ पे रहने में. ही इज स्कैर्ड ऑफ लिविंग हियर. व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस हियर? मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छा देश है, क्योंकि सबसे पहले मैं हिंदी सीखने वाली छात्रा हूँ, और यहाँ के मेरे सहपाठी मेरे साथ बहुत व्यवहार करते हैं. अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार है. हाँ, वे अक्सर मेरी मदद देते हैं, और मेरे अध्यापक भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. हमारे लिए. आप कहाँ पढ़ रहे हैं? JNU में? JNU में. और मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या यह है कि भारत बहुत गर्म देश है, और हमारे लिए वीसा लेने में दिक्कत है, क्योंकि वीसा लेने में समय लगता है. इसके अलावा कुछ समस्या नहीं. आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं चाइना में आप? मेरा नाम फ्रॉम है, मैं चीन के साउथ वेस्ट चाइना यूनान प्रोविंस से आई हूँ. तो ये सिर्फ अलग देशों की नहीं, बल्कि हमने देखा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ. यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए. दिल्ली में भी हुए, साउथ इंडिया में, कर्नाटक में भी हमने बहुत कुछ सुना. पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कहाँ पढ़ते हैं? I'm Dennis, currently studying in Zakir Hussain. I'm in 3rd year. I'll share a personal experience of me that happened 2 years ago. So as I was returning from my college, tired, so on the way I bought some chips. So after finishing the chips, I was walking on the on some road, and I saw a building. Then there was a dustbin in there, so I just walked in front of it and threw away that plastic. Then there was a security guard, and he made me to pick up that litter from the dustbin again, and made me walk away from there. So if this kind of thing happens to anyone, it's normal for a person to hate each other. आप कह रहे हैं आपका तजुर्बा अच्छा रहा है? मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक कल्चर से हूँ, नज़दीक फरहंग से हूँ, और जितना मेरा इंडियन फ्रेंड्स हैं, अफ्रीकन फ्रेंड्स हैं, सब मेरे लिए एक जैसा है. जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, और आप में से और भी लोग जो बोलना चाहते हैं. प्रोफेसर ज्योत्का, मैं आपसे ये जो इन्होंने कहा अभी, उससे बात शुरू करना चाहती हूँ कि ये एक ऐसे मुल्क से है जिस कल्चरली जो हिंदुस्तान के करीब रहा हो, अफगानिस्तान. यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि कल्चरल एक्सचेंजेस नहीं होते हैं. ये एक समस्या है कि अफ्रीका के जो देश हैं अलग अलग, उन लोगों के साथ खराब बर्ताव, चीन से जो आए हैं उनके साथ खराब बर्ताव नहीं है, अफगानिस्तान से जो आए हैं उनके साथ खराब बर्ताव नहीं है. तो इसको कैसे समझेंगे, क्या वजह है? हमारे जो, जिसको आप भी कह रहे थे बार बार, जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो अंदर से आते हैं. हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी वो सिखाया जाता है क्या गलत है क्या सही है. जी. हमारे देश में अपना जो हमारा सभ्याचार है जिसको हम अच्छा समझते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें एक सिर्फ रेशिज्म, नस्लवाद ही नहीं है. हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रांग एक रंगवाद है. छोटा जब बच्चा पैदा होता है
उसका रंग अगर सांवला होता है तो माँ बाप की जो एटीट्यूड होता है उसके अगेंस्ट बारे में अलग होता है। खासतौर पे अगर आप लड़की हैं और रंग सांवला है तो वो भी एक समस्या बन जाती है। एक परिवार के अंदर ही नस्लवाद तो फिर भी अलग अलग बातें होती हैं। तो हमारे कल्चर में एक डिस्क्रिमिनेट करने का कल्चर है, एक किसको अच्छा हायरार्की का कल्चर बहुत स्ट्रांग है जो जाति प्रथा से भी आता है और वो हमारे अंदर दबा हुआ है, दब के भरा हुआ है। अब जो चाइना से लोग आते हैं या जो इवन यूरोप से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, अमेरिका बहुत दूर है लेकिन रंग उनका सफेद होता है, उनको इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ता। उनके साथ उल्टा है, उनके साथ उल्टा खातिर में लग जाते प्रिसाइजली हैं। वो एक हायरार्की जो है उनको हम ऊंचा रखते हैं, समझते हैं कि उस जैसे बन जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे। रंग को लेकर जो भेदभाव है वो ब्रिटिश के वक्त से एक बात कही जाती है लेकिन उसके पहले से वो चला रहा है। उस पर मैं वापस आऊंगी आपके पास। जो मौजूदा केसेस हैं उसके बारे में बात करें। पहले आपने इन तमाम लोगों का तजुर्बा सुना, अब ये जो तमाम लोग हैं इनके ज्यादातर लोगों के साथ बुरा तजुर्बा रहा है अफ्रीका के जो लोग हैं। सुषमा स्वराज ने इस हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा का जो ताजा हादसा था उसके बाद कहा था कि मुख्यमंत्री इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे उत्तर प्रदेश के, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो वहां उस इलाके में जो डीएम थे नागेंद्र सिंह, उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि हम इसको नस्ली भेदभाव के तौर पे क्यों देख रहे हैं, एवरी अटैक इज नॉट अ रेसिस्ट अटैक। तो मेरा सवाल है कि जब आप पहले ये मानने को तैयार होंगे ही नहीं कि समस्या है तो हल कैसे करेंगे? ये क्लियरली इन लोगों का तजुर्बा, वो इंसिडेंट था नहीं था पर है, इसको हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, ऐसा भेदभाव होता है? नगमा जी, इसको हम और विहंगम दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, ये समस्या है, गंभीर समस्या है और जो हुआ अत्यंत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी प्रोफेसर साहब ने जैसा भी फरमाया है, ये एक बहुत गहरी हमारे अंदर बैठी हुई पूर्वाग्रह, जिसको हम पर्सनल प्रेजुडिस कह सकते हैं, वो हमारे यहां विद्यमान है। प्रोफेसर साहब ने सिर्फ जाति व्यवस्था का, मैं अपने देवी और देवताओं के बारे में कहता हूं कि असुर यानी राक्षस वो काले और देवता गोरे। परिवार में भी अगर 4 बच्चे हैं, अगर एक का रंग दबा हुआ है तो फेयर एंड लवली कॉस्मेटिक्स वगैरह इस प्रकार की पूरी एक आर्सेनल है, एक एरे है कि कैसे हम काले को गोरा कर सकते हैं। तो ये जो दुर्भावना हमारे अंदर है, कदाचित एनपी सिंह साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शायद प्रशासन के मुखौटा बन करके ये कही, लेकिन अगर भारतीय बन के देखें तो सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा क्योंकि नस्ल भेद है व्यक्तिगत तौर पर और पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते। आप तो वीसी है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे छात्र यहाँ पर है जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आए हैं। ये आप लोग को मतलब आए दिन इसका सामना करना पड़ता है? अफ्रीका के अलग अलग देशों के काफी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में आपकी? हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं हमारे यहाँ, और ये ईश्वर साक्षी कि हमारे संतान की तरह ये हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर 7 साल से मैं हूँ। बाकी स्टूडेंट्स के साथ उनका वो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका बर्ताव इनके साथ डे टू डे कैसा रहता है? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। नगमा जी आप पूछ लीजिए, यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को दुस्साहस नहीं कि हमारे बच्चों के साथ कोई भेदभाव या अपमानजनक कोई बात कर ले। आप वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ, आप बताएंगे लोगों की तरफ से कि समस्या क्या है, क्या पूर्वाग्रह, क्या स्टीरियोटाइप्स हैं? मैं ग्रेटर नोएडा के लोगों की तरफ से कहना चाहूंगा, वहां के लोगों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे ये जो घटना हुई है अभी रिसेंट में, इसको कहीं पर भी आप नस्लवाद को जोड़कर ना देखें। आप देखेंगे ये केस, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, आप ये देखेंगे जिस बच्चे की जो एक 12वीं का छात्र वो था, तो हमने सुना और वो भी था उसके बाद कि उसकी रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं था कि वो ड्रग ओवरडोज से मारा गया। लेकिन अगर ड्रग ओवरडोज का मामला भी था तो उसमें किसी दूसरे इन पे शक के बिना पे पीटना क्या सही है? मैं ये कहना चाहूंगा जिस सोसाइटी में ये केस हुआ है उस सोसाइटी में 5 नाइजीरियन बच्चे पहले से रह रहे थे जी, और कहीं ना कहीं वो नाइजीरियन बच्चे उस बच्चे से उनकी एक तालमेल था, उनके फ्रेंड थे जो भी था। बच्चे के माता पिता का आरोप यह है कि इन्होंने ओवरडोज की वजह से, उनके साथ ओवरडोज की वजह से बच्चे, उनके फैमिली का ऐसा अगर होता है तो क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या आप केस नहीं करेंगे? क्या आपको अपने बच्चे को नहीं देखना चाहिए था कि आप उनको पीटेंगे? दूसरे में ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वहां पर एक कॉमन फीलिंग है कि अगर अफ्रीकन देश के लोग हैं, एक तो सारे देश के लोगों को एक ही मानते हैं, चाहे कांगो के हो, नाइजीरिया के हो, सूडान के हो, सब एक मान लेते हैं कि, और जैसे हमारे समाज में अच्छे बुरे लोग हैं वैसे ही अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं उसमें भी कुछ अच्छे कुछ बुरे। मैं पहले भी कुछ लोगों से, स्टूडेंट से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं होंगे, हो सकता है कोई ड्रग में डील कर रहा हो, पर उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को तो नहीं पीटेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरी कम्युनिटी में सभी लोग गलत होते हैं, लेकिन ये जो नस्लवाद को लेके ये जो उत्पत्ति हुई इस केस की, मैं समझता हूँ ये वहीं से ही सारा जो उत्पत्ति हुई उस केस की कि एक बच्चे का ऐसे ड्रग्स
को लेके उसकी मौत हो जाना, और उस केस में सारे ग्रामीणों में आक्रोश है लोगों के अंदर कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप देखेंगे उस केस में जो 5 लोगों को अरेस्ट किया, आप देखेंगे कि उसके बच्चे के माता पिता ने नामजद 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर के लिए दिया एप्लीकेशन की, मुझे इन 5 लोगों पर शक है, लेकिन प्रशासन ने उनको बहुत जल्दी उन 5 लोगों को बरी कर दिया। मैं पुलिस धर्मेंद्र, सुजाता और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से पहले उसकी विवेचना की। विवेचना में जब कोई प्रमाण किसी तरीके का नहीं मिला तो उन्होंने इन बच्चों को छोड़ दिया। पहले ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली में बाकी जगह भी होती रही है। अब बैंगलोर में ही तंजानिया की एक महिला को बुरी तरह से मारा पीटा, उसके साथ बदसलूकी की क्योंकि सूडान का एक लड़का किसी महिला को टक्कर मार के उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कथित तौर पे चला गया था। उसके बाद जो अगला पर्सन आपको दिखा, आपने उसके साथ मारपीट की। हमको सबको याद है कि आम आदमी पार्टी के नेता थे सोमनाथ भारती, वो खिड़की एक्सटेंशन में पूरी एक भीड़ को लेकर घुस गए और किस तरह से बदसलूकी हुई वहां पे। तो ये जो है, इसको रोकने के लिए आप बताएंगे हमें कि क्या कानून हमारे पास एग्जिस्टिंग है, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, क्या नस्लवाद के लिए कुछ अलग से कानून बनने की जरूरत है? देखिए, एक तो नस्लवाद के लिए कोई अलग कानून नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में किसी तरह का भेदभाव, चाहे वो नस्लवाद को लेके, चाहे वो कास्ट को लेके, चाहे वो क्रीड को लेके, चाहे वो सेक्स को लेके, वो परमिटेड नहीं है। हमारे पास ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ह्यूमन राइट्स में हर तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, हर तरह का जो वाद है, जो डिफरेंसेस हैं, उसके अगेंस्ट ग्रीवेंस हो सकती है और ये एक ह्यूमन राइट्स इशू है। इसको केवल हम नस्लवाद नहीं लेके, या जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप एक्चुअली इसमें रंग का प्रॉब्लम है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने नस्लवाद की बात की, इन्होंने कहा कि नस्ल से रंग की समस्या रंग की भी है, रंग एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं उनके साथ ये काले रंग की समस्या नहीं है, फिर वो नस्लवादी तो है जो वहां पर क्या तजुर्बा आप, हम लोग दिन रात सुन रहे हैं कि किस तरह से भेदभाव होता है, एक पूर्वाग्रह तरह तरह के वहां भी बने हुए हैं और उनको ये झेलना पड़ता है। जैसे मणिपुर के अभी साथी ने बोला जो एक्सपीरियंस, एक्चुअली वो एक्सपीरियंस नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स का डे टू डे एक्सपीरियंस है, और ये अनफॉर्चुनेट है कि काफी सारा चीजें में जो अफ्रीकन स्टूडेंट अभी जो बोल रहे थे, हम लोग उससे रिलेट, मतलब टू लार्ज एक्सटेंट रिलेट कर सकते हैं उसपे। और रंग का उसमें प्रॉब्लम तो रंग का डेफिनेटली, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी आमतौर पे काफी फेयर ही होते हैं, तो रंग का प्रॉब्लम उसमें मुझे लगता है कि रेशियल प्रोफाइलिंग डिफरेंट टाइप का जो फीचर्स को लेके है, फीचर्स को लेके जो रेशियल प्रोफाइलिंग है, उसमें भी बड़ा सा एक डिबेट है। क्या स्टेरियोटाइप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, क्या झेलना पड़ता है उनको? वही जो आप सेम जैसे अफ्रीकन साथियों ने बोला, जो वर्ड्स सुनना होता है गाली रोड पे, जैसे मोमो, चाइनीज, चिंकी, वो सब वो वर्ड्स होता है, जो स्टीरियोटाइप होता है कैरेक्टर को लेके और लूज कैरेक्टर को लेके होता है कि माहौल खराब करने वाला, जो सेम वी कैन रिलेट। उसके साथ भी समस्या होती है कि आपको एक गेटो में, एक सर्टेन लोकेलिटीज में रहना पड़ता है, गेटोइजेशन होता है, रेंट में प्रॉब्लम होता है, डिस्क्रिमिनेशन, और सेम जो बाकी लोगों ने बोला, जो ऑटो फेयर लोग के, मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी सिचुएशन होता है सभी में वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो इसीलिए आपने जो नगमानी जी बोला, जो स्टूडेंट ने लिखा था कि इंडिया इज रेसिस्ट एंड हैप्पी अबाउट इट, आई वुड से कि द क्वेश्चन इज दैट इंडिया इज हैप्पी एज इन डिनायल अबाउट इट। सो डिनायल जो है ना, सेल्फ डिनायल, तो वहां से डिबेट मतलब। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, हम इस डिनायल में हम मानने को तैयार नहीं है, हमारे साथ कुछ होता है कहीं बाहर तो हम इसके पर, हमें लगता है कि नस्लवाद भारतीयों के साथ हो रहा है, वो भी हो रहा है, पर यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो नस्लवाद की हो या रंग भेद की हो, वो जैसे पहले किसी ने कहा कि वो इग्नोरेंस की बात है। हाँ, उन्होंने कहा कि वो एजुकेटेड नहीं है, जो कल्चरल एक्सचेंजेस की भी कमी है। जैसे अफ्रीका के ही अलग अलग देश से अगर स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो हिंदुस्तानी हैं, उनके साथ इनका कल्चरल एक्सचेंज कितना हो पाता है? जेएनयू जैसी जगह में तो जरूर होता होगा, पर बाकी जगहों पर नहीं। उसमें देखिए कि जानकारी देना जरूरी है, उनको एनलाइटन कराना जरूरी है, और ये दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि जानकारी देना जरूरी है। एक सामाजिक ढांचे से, एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आप दूसरे में जब घुसते हैं तो दोनों तरफ को एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलना और जानना जरूरी हो जाता है जी। क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छी धारणाओं से होता है जी। मैं आपके प्रति कुछ अच्छा करना चाहता हूं, पर आपकी नजर में वो अच्छा नहीं है,
तो जानकारी ना होने की वजह से बहुत से इस तरह के जो वायलेंस है उनकी ठीक है जानकारी आप देखें को मैं एक ब्रेक लूंगी, इस वक्त वापस लौटेंगे और मैं सबसे ये सवाल करूंगी कि आखिर ये जो समस्या है वो क्यों है और उससे हम किस तरह जूझ सकते हैं, क्या वो बढ़ती जा रही है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये भी बोला कि जब वो आए थे शुरुआत में तो उन्हें इतना नहीं झेलना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें दिनों दिन लग रहा है कि ये समस्या बढ़ रही है। हम लोग में एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान एक नस्लवादी समाज है और क्या हम इस बात को सबसे पहले मानते हैं। अगर हम इस बात को मानेंगे ही नहीं कि समस्या है तो फिर इसका हम हल कैसे करेंगे। इससे पहले कि मैं पैनल के पास जाऊं, मैं ऑडियंस में से कुछ और लोगों से सवाल लेना चाहती हूं। Sorry sir, I have a question. You're from the Resident Welfare Association, right? Are you aware that your committee is banning Africans from getting houses for rent? Everywhere you go they will say the Resident Welfare Association has restricted houses for Africans, mainly Africans. Okay. Why is that so? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने मना किया है कि अफ्रीकन्स को रेंट ना दें। मैं मान सकता हूँ कुछ सोसाइटीज में ऐसा जरूर है कि जहाँ पर क्योंकि वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं, सोसाइटीज में कंप्लेंट्स। किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इनके रहने से? प्रॉब्लम्स देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति एक दूसरे तरह की संस्कृति है। मैं कहना चाहूंगा उस संस्कृति में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं। मैं नहीं समझता कि ज्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम होती होगी। पर मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग संस्कृति कल्चरल तौर पे कितना ज्यादा इन लोगों से मिलना जुलना करते हैं कि आपको इतनी समस्या? अगर आप मिले जुलेंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा, तब आप वही वो कह रही है कि इग्नोरेंस है। अगर आप मिलेंगे नहीं तो आपको जानकारी कैसे होगी? तो क्या RWA की तरफ से आप लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें? बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि कभी भी हमारे जो फॉरेनर्स हैं, मैं समझता हूँ वो हमारे देश में बड़ी अच्छी एक कहावत है, अतिथि देवो भव। अच्छा, अतिथि देवो भव पर मेरा एक सवाल है प्रोफेसर ज्योतिका से। मुझे अच्छा याद दिलाया आपने कि अतिथि देवो भव जब ऐड बना था हम सब बड़े खुश थे कि बहुत अच्छा ऐड बनाया है। उसमें एक भी अफ्रीका के देश का या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि काले रंग का हो, सारे के सारे सफेद रंग के अतिथि थे हमारे। ये सही बात है। ये जो है ना, ये कोई इग्नोरेंस वाली बात नहीं है। इसको किस तरह से रीइंफोर्स किया जाता है एवरीडे लाइफ में। एक खास तरह की हम एक कल्चर बनाना चाहते हैं जिसमें वो हमारा जो कल्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव को हम बुरा नहीं मानते, ये चीज हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। और भेदभाव करना एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, एक पावर का क्वेश्चन है। ये सिर्फ इग्नोरेंस की बात नहीं है, रेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रंग और रेस अलग अलग चीजें हैं और इनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जब हो जाता है तो वो समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है। इनग्रेन्ड है और हमारे बढ़ रहा समाज में। है। इनग्रेन्ड की नहीं, ये बढ़ क्यों रहा है, मुझे ये समझना है। इसलिए रहा है, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि हम कल्चरली पॉलिटिकली उसको प्रमोट कर रहे हैं कि भेदभाव करना चाहिए। कहीं ना कहीं से बहुत सारे हिस्सों से आ रहा है, मीडिया से भी आ रहा है, हमारे पॉलिटिक्स से भी आ रहा है, हमारे समाज से भी आ रहा है। दूसरा बात यह है कि समाज में तो हम दिन रात ये देखते हैं कि कोशिश करी जा रही है, सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं कि भेदभाव ना करें आप। नहीं, डाइवर्सिटी बढ़ रही है। हमारे पहले ये लोग अफ्रीका से यहाँ नहीं आते थे, अब गांव से आ रहे हैं, अलग अलग रीजन से आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का जो कल्चर डेवलप करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। डाइवर्सिटी बढ़ी है या लोग ज्यादा आ रहे हैं इसलिए टकराव हो रहा है? पहले कम लोग थे तो शायद टकराव नहीं होता था। लोग तो आ रहे हैं पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब आप उनसे मिलजुल नहीं रहे हैं। वो लोग आ गए, आप उनको दूर से देख रहे हैं, आप अपनी दूरी बनाए हुए हैं, आप अपने में रह रहे हैं, आपके पास 10 स्टीरियोटाइप्स हैं उनके खिलाफ। ये समस्या है। दो चीजें मैं यहाँ कहूंगा। एक तो ये कि आपने जैसे कहा कि इंटरमिंगलिंग बहुत ज्यादा हो रही है एक स्तर तक कि लोग बहुत एक दूसरे देशों में जाना और रहना और वहां जाकर पढ़ना शुरू किए हैं। और उसके साथ साथ आप देखें कि आज ये भी घेटवाइजेशन बनता जा रहा है। सोशल मीडिया का इतना दबदबा है कि आप चाहें तो अपने जीवन में केवल अपने जिनको लाइक किया उनके साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। आपको दूसरे से बात करने की जरूरत ही नहीं है कभी भी। तो ये जो एक तरह से एक तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये घेटवाइजेशन भी बढ़ रहा है। तो उसमें वही बात इसलिए हमने कहा कि इग्नोरेंस है। आप किसी को देखते हैं कि उसके बारे में आप सारी धारणा बना देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विक्रम सिंह जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि हम अपनी अपनी दुनिया में सिमट के रह गए हैं, आपके पड़ोसी से बात नहीं करते, जो दूसरे देश के लोग आए हैं उनसे कितना मिलेंगे, उनकी संस्कृति को कितना समझेंगे, उसमें कमी है। तो लोग तो आ रहे हैं आपके यहाँ, आपके देश में तमाम अतिथि हैं, पर आप उनसे मिलना जुलना नहीं है तो आप उनको समझ नहीं रहे हैं। एक बड़ी गहरी बात और मनोविज्ञान से संबंधित है, आदत में शुमार होना। एक ही व्यवहार जब हम निरंतरता में ले आते हैं तो वो आदत में शुमार हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक हमारे यहाँ समाज है जिसमें सब लोग साधु हो जाते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, उसमें विदेशियों की बड़ी संख्या है। मान लीजिए सब हम लोग विदेशी गेरुआ पहने हैं, मैं अश्वेत हूं, मैं ब्लैक हूं।
एक लोग आते हैं, आपका पैर छूते हैं, आपका छूते हैं और मुझको नजरअंदाज करके आगे चले जाते हैं। जी। मतलब जब आध्यात्म की पराकाष्ठा पे पहुंच करके भी आपकी ये दुर्भावना कि कौन श्वेत है कौन अश्वेत है, आप उस साधु को इस योग्य भी नहीं समझते हैं कि आप उसको वही सम्मान दें जो आप गोरों को दे रहे हैं। आप खुद देखिए कि आदत में कितनी हद तक शुमार हो गया है। जैसे अगर कोई अश्वेत है और कोई ऐसे अफ्रीका के अलग अलग देशों से लोग आए हैं या कोई ऐसे देश से जहाँ श्वेत हैं, उनके साथ जो बर्ताव होता है पुलिस लॉकअप में, अनेक बार दुर्व्यवहार, अवांछित व्यवहार, अवांछित टिप्पणी, और इसमें पुलिस नेतृत्व को की तरफ मेरा एक आह्वान होगा कि कृपया परिपक्व मार्गदर्शन अपने अधीनस्थों का करें। ये एक दुनियावी गुनाह नहीं है, ये दीनी गुनाह भी है। क्राइम है, क्राइम है। हर आदमी के अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसकी डिग्निटी होती है। जब आप उस डिग्निटी को वायलेट करते हैं देन इट इज सिंपली क्राइम, और वो अलग अलग तरह से क्राइम होते हैं, इसलिए उसको नाम देना जरूरी है। ये रेस है, ये रंग है, ये जाति है, ये धर्म है, ये कम्युनल है, ये सब करना बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। ये बात आप लोग जो मानेगा जब तमाम समाज में प्रेशर आएगा, तो इस चीज को उस तरह से समझना बहुत जरूरी है। आप ये मानेंगे कि हम नस्लवादी समाज तो हैं, चाहे रंग को लेकर हम भेदभाव करें, चाहे नस्ल को लेकर करें, लेकिन हम ये कर रहे हैं और ये हमारे अंदर बिल्कुल समाया हुआ है। इसलिए लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी हमें डाइवर्सिटी के साथ रहना है। आगे का समाज और भी ज्यादा डाइवर्स होगा, ग्लोबलाइज हो रहे हैं हम लोग भी बाहर जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये लॉ का मुद्दा जो उठा यहाँ पे, इसमें जो बेसबोरा कमेटी फॉर्म हुआ था 2014 में या नॉर्थ ईस्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था आईपीसी को, देयर क्लॉज 139 140 क्लॉज, आईपीसी को स्ट्रेंथन करने का क्लॉज दिया था। और एक जो कमेटी का रिसर्च में आया था, दिल्ली एलोन लास्ट 10 इयर्स में अबव 2 लाख माइग्रेशन हुआ है नॉर्थ ईस्ट से एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, और 86% लोगों ने जो सर्वे हुआ था, सो सबने कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, 86% आउट ऑफ 100, व्हिच इज अ ह्यूज नंबर। अगर आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा के केस में लोगों के बीच में ऐसा कहीं भी नहीं है ऐसा है कि हम इनको पसंद नहीं करते या इनको हम अपनी सोसाइटी में रखना चाहते हैं। अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ ग्रेटर नोएडा नहीं, ये और भी इंसिडेंट्स हुए हैं। खिड़की एक्सटेंशन में क्या हुआ था, बसंत कुंज में एक लड़का मारा गया था पिछले साल, वहाँ क्या हुआ था। तो जब भारतीयों के साथ होता है तो हमें तकलीफ होती है, तो तभी तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यू नो, यही बात इंग्लैंड में भी रेस डिस्क्रिमिनेशन जो एक्ट है, बेसिकली ये है कि आप जहां जाते हो किराए पे घर लेना चाहते हो तो आपको किराए पे घर नहीं देते। तो ये प्रॉब्लम और देशों में है, तब हमको बहुत चुभता है। अभी बीते कुछ सालों में ये देखने में आ रहा है, मेरी दादी के, मेरी नानी के जमाने में हमने कभी नहीं देखा कि कोई काला व्यक्ति मिला और उसको पीट के मार दिया, क्योंकि उसके साथी ने, एक घर में भी 2 भाई होते हैं, एक गलत राह पे चलता है, एक सही राह पे चलता है, तो हम गलत वाले के दोष के लिए सही को नहीं मार सकते। अगर मैं यूपी से हूं तो पूर्वांचल पश्चिमांचल की बात करते हैं, अगर मैं महाराष्ट्र जाता हूं तो भैया कहते हैं यूपी वालों को। तो ये ऑन अ लार्जर स्केल तो अभी बाद में जाएंगे, पहले हम हिंदुस्तान में ही ये चीज तो सुलझाएं कि हम जिस स्टेट से हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं 1 मिनट एक और ब्रेक लूंगी यहाँ पर, उसके बाद आपसे जवाब लूंगी कि ये जो समस्या है, एक तो आप काले गोरे, नस्ल, रंग भेद, ये तमाम है, दूसरे देश के लोग आए हैं उनके साथ आप कैसा बर्ताव करें, पर अपने मुल्क में महाराष्ट्र में बिहार के खिलाफ है, कहीं और जाइएगा तो किसी और के खिलाफ है। तो ये जो समस्या है इससे हमारा पूरा समाज ग्रसित है अलग अलग लेवल पे। एक ब्रेक और उसके बाद कुछ और सवाल लेंगे। आप देख रहे हैं हम चर्चा करें नस्लवाद हमारे यहाँ कितनी बड़ी समस्या है और इसका हल कैसे होगा, क्यों ये बढ़ता जा रहा है जैसा ज्यादातर लोग यहाँ पर मान रहे हैं। मैं जयपुर गया था, जयपुर में 12 बजे में पहुँच गया, 12 बजे रात नाइट में। तो उधर मैंने होटल ढूंढना था, होटल लेना था, हर होटल में जाता था, उन लोग जब मेरे पासपोर्ट को देखता था, मैं अफगानिस्तान से हूँ तो इग्नोर करता था। मीडिया के बाद अफगानिस्तान में कुछ हुआ था तो इधर बता दिया था उन्होंने। ऐसे सुनकर डर लगता था अफगानी से या किसी और से, फॉरेनर से। तो मैंने क्या किया, तो उस रात मेरे को होटल नहीं मिला, मैं सड़क पे पड़ रहा था। ऐसी एडवर्टीजमेंट्स बनती जा रही है जो कि इन्फ्लुएंस करती है हम जैसे यंगस्टर्स को या फिर बहुत सारे इंडियंस को, वो बताती हैं कि जो गोरे रंग है वो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स, ऐसी एड्स, ऐसी पब्लिक अनाउंसेस जो है बैन होनी चाहिए। आप मानते हैं कि रेसिज्म है यहाँ, नस्लवाद है, हम सब नस्ल के और या रंग के ऊपर भेदभाव करते हैं? रंग भेद के साथ साथ हमारे क्षेत्रवाद और जो राजनीति में हम जातिवाद जो है, अगर हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे तो रेसिज्म अपने आप से खत्म हो जाएगा। तो इनसे मालूम करना चाहते हैं कि हम ही इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या ये भी हमें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब हमने हमारे पड़ोस में रहते थे ये इनके बिरादरी के कुछ लोग, हम उन्हें, मैं सोशल वर्कर हूँ,
मैं उनके साथ में बहुत ज्यादा कोऑपरेट करना चाहती थी, लेकिन इनकी मन में थिंकिंग बैठ गई है कि नहीं ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं उनसे ये सवाल पूछूंगी, आप में से आप समझ रहे हैं इनकी बात? My name is Babagana Shetima Ali. I'm from Nigeria, a student of Noida International University as well. Since I was born, in my house they used to watch the Indian movie. Okay. Since I was born, and we use their culture, we use their dresses as well. Back home there, we use their dresses, we use everything. So and you're we loved saying that India. you've That's always loved India, you've accepted yes, India I and accepted Indians. India and I came to India, but I was really disappointed. When you came? I was really disappointed. Since 2012, I was in El Dico, I was in a society in Greater Noida. They gave us the same crime. They told us that we are cannibals. They came and searched our house. And you know the sad part is, if the police is coming to search into your house. गीता जी, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? आपने सुना कि किस तरह पुलिस आके सर्च करती है बिना बात के, और जब पुलिस सर्च करेगी तो जाहिर है कि जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर भी वो गलत इंप्रेशन होगा कि कैसे लोग रह रहे हैं। सो ये पुलिस की कमी ना केवल इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है, ये पुलिस की कमी हर जगह है, हर वे में है, लिटरेट लोगों के साथ है, एजुकेटेड लोगों के साथ है, जहां भी वो कर सकती है वो अनफेयरली इन बातों को करती है। दूसरी बात है, आई थिंक मॉब मेंटालिटी ऑल्सो। तुमको मॉब मेंटालिटी को देखना पड़ेगा। इंडिया में इंटॉलरेंस और मॉब मेंटालिटी बढ़ती जा रही है और उसके वो हर जगह बढ़ रही है, वो इनके खिलाफ बढ़ रही है, वो क्षेत्रवाद जो है, वो जातिवाद है, वो हर जगह। क्वेश्चन खाली इसमें ये आता है कि क्या हमें स्पेशल कानून चाहिए, क्या जो कानून अभी है उसके को यूज करके हमें रिड्रेस करने चाहिए इनके ग्रीवेंस। और मैं एक और बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, यू सेड यू वॉच्ड इंडियन मूवी सिंस यू वर 1, यू बीन एक्सपोज टू इंडियन कल्चर, यू लव्ड इंडियन पीपल, बट व्हेन यू केम हियर यू वर डिसअपॉइंटेड। सो नाउ व्हेन यू गो बैक, व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स, वुड यू एडवाइज देम टू कम टू इंडिया? Not really. Yes, just of recent, someone told me that she wants admission for her little brother. I suggested somewhere. I said, no, you can go to Russia if you want something cheap. And you don't find that kind of racism there? Well, you know the problem is racism is everywhere. Racism is everywhere. But what's happening here is if someone, like the mob, many people are there standing, some of them are taking their phones to videotape it, and if it's really happening in my country, someone is beaten up, like an Indian is beaten up, I will not stand there to take a video of it. So you're I saying will go here and support him. Okay, so here what is happening is people are not coming forward to help when something like that is happening. Excuse me, ma'am. I'm from here, like from 2012 till now. It's going on. Like yesterday or before 2 days ago, it's more going up. Like if it's me right now, the same as I was in India. My dad told me don't go to India. India is not good. I have my uncle, he been in India in medical. He told me India is not good country. Never don't be there. I said no. I was crying. I told my dad, I'm watching Indian movie. I love India. I want to go there. When I came, I told my dad, what you say to me is right. He told me no. You have to study. You finish. You are the one choose India. Now I have this experience. I will live. Even I told to my embassy, don't bring any student to India again. So I want to ask you a question. The one in China, is it affecting the number of students coming to India? It's not. They're not safe. How they will come? They're not coming. Like the one they beat them. They're one of my classmates. They're not safe. How they will come to India? And the problem is not from the people. I think so. From their parents. Like I told you, even in the hostel, the girl she want to come and stay with me. She's new. When she saw me, I'm in that flat. She went down to the ward and she said, "Oh my God, Kali, she's there. I'm not going to sit there." मतलब जो यंग जनरेशन है वो वहाँ उनके साथ में रहना भी चाह रही है, तो माँ बाप कहेंगे कि नहीं, वो प्रेजुडिस है कि आप उसके साथ हॉस्टल रूम शेयर नहीं कर सकते। मुझे लगता है यहाँ बातचीत से एक धारणा बनती नजर आ रही है कि शायद हर शख्स भारत का जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है। ये बहुत शर्मनाक हादसे हुए हैं, उसको हम मानते हैं, पर उसके अलावा भारत में शायद इन्हीं लोगों के कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं। Any nice people here? Yeah, I met a lot of nice people, and the food precisely. They have good food, but the problem is I'm scared now. Are we safer? When I came to India 2014, I had like bad experience. They have like this. They stole my phone, but they Pro Chancellor Bikram he called the police and lodged a complaint, and I was very happy about it. Okay. Alright. हमारे रिलीजियंस में नहीं लिखा होता है कि हमें भेदभाव करना है किसी से, क्योंकि हजरत जो बिलाल थे जिन्होंने सबसे पहले अजान दी थी वो भी अफ्रीका से ही थे। तो मैं पूछना चाहूंगी तब भी क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है? और दूसरी
हाँ पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि फेयरनेस क्रीम्स कब बंद होंगी और इनको जो सेलिब्रिटी एंडोर्स करते हैं वो कब बंद होगा? ठीक है, अगर फेयरनेस क्रीम बंद होगी तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि फिर आप ये नहीं कहेंगे कि गोरा होना जो है वो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम तमाम कल्चर में हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये गोरे काले से ग्रसित है, क्योंकि मैट्रिमोनियल एड्स आप मुसलमान के देखें या हिंदू के देखें, हर जगह आपको गोरी सुंदर लंबी लड़की चाहिए होती है। तो ये बात तो अपने आप में सच है। मैं ये समझना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ, शॉर्ट में बताइएगा आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोशल अवेयरनेस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, पर कानून के तौर पे आप कुछ चाहते हैं बदलाव हो इसमें? इससे पहले एक शॉर्ट पॉइंट जो एक साथी ने अभी बोला था, यूपी बिहार एग्जांपल दिया था। नॉर्थ ईस्ट के एक डिफरेंस ये है कि दैट इज द ओनली टाइम जिसपे इंडियन होने पे सवाल उठता है, बिकॉज यू क्वेश्चन देम ऑन द इंडियननेस, इंडियन सिटीजन, उसमें सवाल होता है। और स्टेट भी कई टाइम ऐसा होता है स्टेट भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आया था अभी, जो उस टाइम में काफी इंसिडेंट मेरे साथियों के साथ भी हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हाउस अरेस्ट किया था, और जो भी टिबेटन लुक अलाइक है उसको वैसे हुआ था। और गुजरात में 5 स्टार होटल में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, वेटर्स थे, उनको लीव दे के, मतलब दैट इंप्रेशन, मतलब स्टेट भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनको हम क्लेम करें सिटीजन। सो वो दूसरा मामला वो भी है उसमें रेसिज्म के। मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं दोनों तरफ से हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप ये देखेंगे, मैं चाहूंगा कि जो बाहर के श्वेत लोग हैं इनको भी हमारे भारतीय लोगों की भावनाओं की कद्र करना चाहिए, भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूं जिस देश में अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है कि हमारे देश में जो अतिथि है उनको हम देवता के रूप में मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नस्लवाद की वजह से या किसी भी तरह से हमको गलत नजर से देखते हैं, तो गलत नजरिए से देखते हैं। नोएडा के RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उसके रिप्रेजेंटेटिव एंड ही इज सेइंग दैट वी ट्रीट गेस्ट्स एज गॉड, and I hope we will. The guests in our country. But I'm asking, you saying no, it doesn't happen. Okay, but we don't have any more time. But what like a final comment? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। I will say it's a capital no. It's a capital no. That you're not, of course, we're not dealing. Maybe the whites, ma'am. I don't know about them because I'm not white. I'm brown and I'm representing. Okay, I understand your point. Maybe the whites, but not you. So मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि RWA के तौर पे कम से कम आज इस शो पे आप ये कह सकते हैं, पहल ले सकते हैं कि आप जो आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से हाथ बढ़ाना होगा, तो हाथ बढ़ाने की पहल करेंगे कि लोग और आप जो यहाँ पर इस तरह का हादसा हुआ है कम से कम एक दूसरे से मिलें और बात करें। हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ ग्रेटर नोएडा एक ऐसा सौहार्द, ऐसा अच्छा माहौल है ग्रेटर नोएडा। मैं नहीं समझता कि ऐसी उस माहौल को आप बेहतर करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी, वो माहौल वहाँ पे खराब है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी एक और रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि इनको भी हम लोगों की भावनाओं की कद्र करना चाहिए। मैं कुछ एक ऐसी शिकायतें स्थानीय निवासियों की मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग रात में अगर वॉल्यूम बहुत तेज करके गाना बजाएंगे सोसाइटी में, अभी एक ने मुद्दा उठाया था, मैं समझता हूँ इन्होंने मुद्दा उठाया था, इन्होंने कहा था कि वहां पे हमें कुछ सोसाइटीज में बैन किया गया है। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे जाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। आप ये देखिए हमारी संस्कृति ऐसी है, मैं समझता हूँ हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहते कि क्योंकि अगर वो कोई भी करे, वो ना भी हो, किसी अपने देश के लड़के करेंगे तो भी आप प्रॉब्लम होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लेकिन कहीं ना कहीं इनको भावनाओं को देखना चाहिए कि रात में वॉल्यूम तेज ना करें। आप एक पॉइंट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये रैश ड्राइविंग ग्रेटर नोएडा में देखेंगे स्थानीय निवासियों की शिकायतें कि रैश ड्राइविंग ये करते हैं। ठीक है, इनकी कार्स में फिल्म मिलेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि फिल्म को 100% बैन कर दिया गया, उसके बाद इनकी गाड़ी में फिल्म मिल जाएगी। दूसरा इनका क्या है कि रहन सहन को थोड़ा ये आगे हाथ बढ़ाएं तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। और आप अभी भी इनका कह रहे हैं यानी कि सब लोग ऐसा करते हैं, सारे जितने भी अफ्रीका के सभी लोग हैं। देखिए किसी भी कास्ट में किसी भी देश में हर तरह के लोग होते हैं। आपसे कहना चाह रही हूँ बहुत विनम्रता से कि ये जो समस्या है ये हमारे यहाँ के नौजवानों की भी है। यहाँ के यूपी के भी लड़के, बिहार के भी लड़के, इसके भी लड़के होंगे, वो भी ब्लैक फिल्म लगा लेते हैं, वो भी लाउड वॉल्यूम में गाने सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप प्रशासन की ओके, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसमें बदलाव जो है, या हम तो पहले ये माने और उसमें हम बदलाव लाने की कोशिश करें, क्या सुझाव है? बदलना पड़ेगा। आज का जो संदर्भ है वो पहले वाला समाज नहीं है। जैसे गांव में लोगों ने कहा कि लोग शांति से रहते थे, उसमें भी डिफरेंस होते थे, लेकिन सब किसी को पता होता था कि इसी गांव में रहना है और कैसे। आज जो है हम एक ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, पूरी दुनिया घूम रही है, हर कोई घूम रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमारा देश भी प्रजातांत्रिक देश है,
ओपन मार्केट है और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। उस संदर्भ को देखते हुए हमें एक सेंसिटिविटी बनानी पड़ेगी, नया कल्चर बनाना पड़ेगा। उसमें से कुछ रिसोर्सेज आप अपने कल्चर से ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, जिसको डेमोक्रेटिक कल्चर बोलते हैं, प्रजातांत्रिक कल्चर बोलते हैं। ह्यूमन डिग्निटी को, कॉमन ह्यूमैनिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जिस हर इंसान को इक्वल मानना पड़ेगा। जब तक आप उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, उसके लिए हमें लीगल इनिशिएटिव चाहिए, हमें समाज की तरफ से भी चाहिए, प्रशासन की तरफ से चाहिए, एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन चाहिए ग्लोबल लेवल। लीगल इनिशिएटिव में क्या मुझे लगता है कि इमीडिएटली जो एक्शन लेने की जरूरत है, उसमें जाहिर है कि लीगल एक्शन जरूरी है। अफसरशाही हो, पुलिस हो, उनको ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा, उनकी अपनी ओरिएंटेशन होना जरूरी है। पर लॉन्ग टर्म में ये केवल लॉ का मुद्दा नहीं है, सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि हम सबसे बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं एक दूसरे से और सबको एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। और चाहे उसको इतिहास में ढूंढें या आज के परिप्रेक्ष्य में, जानकारी ही उसका हल है और वो दोनों तरफ से जानकारी की जरूरत है। तो मुझे ये लगता है कि परहैप्स हमको इसको क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। सो देयर इज ऑलरेडी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही प्रोविजन, पर क्रिमिनलाइज नहीं है एंटी रेस लॉ। सो अगर एंटी रेस लॉ को क्रिमिनलाइज करें, लाइक आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ ऑनर किलिंग, तो शायद उससे अवेयरनेस बढ़ जाएगी कि वी कांट डू दिस। सेकंड पॉइंट आई थॉट वाज कि ये जो कास्ट के बेसिस में पॉलिटिक्स हो गई है एंड वोटिंग एंड रिजर्वेशन हो गई है, दैट इज क्रिएटिंग डिविजिवनेस इन सोसाइटी। तो माय फीलिंग इज कि एक तो हमको इसको कम करना चाहिए। विक्रम यादव साहब की तवज्जो चाहूंगा मैं। तुम एक बार घर से मोहब्बत तो लेके निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई दुश्मन न मिलेगा। दूसरी चीज, ये बच्चे हमारी अमानत हैं, अगर हम इनकी हक तलफी करेंगे आज नहीं तो कल, पाप बोझ से हम ग्रसित होंगे। 153A IPC, 504, 506, 323, 151 CRPC धाराओं की कमी नहीं है, कमी है केवल इच्छा शक्ति की। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अपनी इच्छा शक्ति और फोर्स की स्टेट की पूरी ताकत अपने बच्चों की हिफाजत में लगा दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर बात से आपने बात अपनी खत्म की। और मैं हम लोग ये एपिसोड खत्म करना चाहूंगी जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के कहे हुए भाषण में कि 2-3 लाइन से। जिम्बाब्वे अफ्रीका का एक देश है, रॉबर्ट मुगाबे उसके राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा, रेसिज्म विल नेवर एंड इफ पीपल स्टिल यूज ब्लैक टू सिंबलाइज बैड लक एंड व्हाइट फॉर पीस। रेसिज्म विल नेवर एंड एज लॉन्ग एज दोज हु डू समथिंग रॉन्ग आर ब्लैक लिस्टेड एंड नॉट व्हाइट लिस्टेड। सो रेसिज्म बिगिंस देयर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।